Hi guys, this is Sanju Sharma and so today we are going to study discharge of contract. हम एक कॉन्ट्रैक्ट को कैसे करके डिस्चार्ज करते हैं। और गाइस आज मेरे पास बोर्ड नहीं है क्योंकि मैं घर पे पढ़ा रहा हूँ। सो आज हम घर पे ही ऐसे ही पढ़ेंगे, वर्क फ्रॉम होम। ओके, सो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जब भी एक हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, जो भी पार्टीज है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो उस पार्टीज की क्या होती है, एक ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाती हैं कि आपको ये काम करना है और आपकी ये ड्यूटी, आपकी ये ड्यूटी, आपकी ये ऑब्लिगेशन है, आपकी ये ऑब्लिगेशन है, दोनों पार्टीज को मिल जाती है। तो जब ये दोनों पार्टीज ये अपनी सारी की सारी ऑब्लिगेशंस पूरी कर देते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है। सो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे डिस्चार्ज होता है। इसको डिस्चार्ज करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो आज हम वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहला मेथड है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस में क्या होता है कि जब दोनों पार्टीज अपनी अपनी ऑब्लिगेशन जो है फुलफिल कर देती है, मतलब अपनी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर देती है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है और उसको हम कहते हैं डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि लाइक मैंने आपको कार अपनी सेल आउट करनी है और आपसे मैंने पेमेंट लेनी है। तो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपको इस डेट को इतने बजे अपनी कार डिलीवर करूंगा और आप उसकी पेमेंट करेंगे। तो मेरी ऑब्लिगेशन क्या होगी कि मुझे आपके पास कार डिलीवर करनी है, ठीक है। और आपकी ऑब्लिगेशन क्या होगी, आप उसकी पेमेंट करके आप उसको परचेज कर रहे हो, ठीक है। ये आपकी ऑब्लिगेशन होगी। जब हम दोनों ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर ली, आपने कार खरीद ली, पैसे दे दिए, मैंने आपको कार भेज दी, तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। तो अब इसके अंदर क्या होता है, दो कैटेगरीज है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस के अंदर। नंबर वन इज एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस बिल्कुल यही है कि जब भी आप अपने कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन फुलफिल कर लेते हैं तो उसको हम एक्चुअल परफॉर्मेंस कहते हैं। बट अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, सेकंड वन इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के अंदर क्या है कि इसमें से कोई एक बंदा अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करता है और दूसरा वाला नहीं करता है। कि जैसे कि मैंने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करी, आपको कार भेज दी आपके घर पे कि आप खरीद ले, बट आपने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करी, आपने क्या करा, उस कार को परचेज नहीं करा। तो उसके अंदर क्या होगा, ये आपने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, लाइक मैंने तो अटेम्प्ट करा परफॉर्म करने की अपनी ड्यूटी, बट आपने नहीं करी, तो इससे भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज हो जाएगा। नाउ द सेकंड मेथड इज डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, जैसे कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो आप क्या कर सकते हो, उसके बाद उस ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो, रिमिट कर सकते हो बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ओके, तो इसका एक हम एग्जांपल लेते हैं कि लाइक मैंने आपको 1 लाख रुपए मैंने आपसे लिया और मैंने वो आपको 1 लाख रुपया 1 साल के अंदर अंदर देना है। बट वो देते क्या होता है कि बीच में मेरी जॉब जो है चली जाती है, मैं अनएम्प्लॉयड हो जाता हूँ, ठीक है। तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि मैंने आपको 1 लाख देना है 1 साल के अंदर। बट अब मेरी जब जॉब चली गई है तो मेरे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट करते हैं, एक सेटलमेंट करते हैं। और उस सेटलमेंट में हम कहते हैं कि लाइक मैं आपको 75,000 पे करूंगा और ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। लाइक हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट है, हम दोनों एग्री कर रहे हैं इस चीज पे। तो उस केस में क्या होगा कि मैं आपको 75,000 पे करूंगा और हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ओके, नाउ तो सी द थर्ड वन, लेट्स सी द थर्ड वन। हाँ, सो व्हाट इज थर्ड वन, डिस्चार्ज बाय द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, नाम से पता लग रहा है कि हम जब अपनी ऑब्लिगेशन या अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म नहीं कर सकते, वो इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म करना, कि लाइक कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए हैं जिसकी वजह से हम अपनी ड्यूटीज या ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अब वो सर्कमस्टांसेस भी देख लेते हैं क्या क्या होता है, लाइक कि एन अनफोर्सिंग चेंज इन द लॉ। Second one is destruction of the subject matter essential to the performance. Third one is a declaration of war. तो इन तीन को समझने के लिए एग्जांपल है, लाइक ए ने बी को कहा, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं तेरी बहन से शादी करूंगा विद इन 1 ईयर। बट क्या होता है, उसी साल के अंदर अंदर ए का एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो पागल हो जाता है। अगर वो पागल हो गया तो अब क्या होगा कि परफॉर्मेंस जो है उसकी उसकी बहन से शादी करने की बी की, वो परफॉर्मेंस जो है इम्पॉसिबल होगी। अब कोई कोई भी पागल शादी कैसे करेगा ना, और कोई भी अपने भाई कैसे एक पागल या शादी कराएगा। तो यहाँ पे क्या हुई ना कि ए की जो ड्यूटीज थी वो इम्पॉसिबल हो गई परफॉर्म करनी। ओके, सो अब हम चलते हैं अगले पे कि अगला क्या है, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय लैप्स ऑफ टाइम। सो जो हमारा लिमिटेशन एक्ट है उसने क्या कर रखा है, हर चीज की एक केस को फाइल करने की एक लिमिट दे रखी है। तो अगर वो लिमिट
तक के अंदर अंदर आपने केस फाइल नहीं करा तो आपके पास उसके बाद कोई राइट नहीं है कि आप रेमेडी ले सके। लाइक ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। ए और बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैंने लाइक आपसे 1 लाख ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि मैं इसको 5 साल या 3 साल की इंस्टॉलमेंट बना दो मेरी, ठीक है भाई, और मैं आपको 3 साल के अंदर अंदर पे कर दूंगा। बट क्या होता है कि मैं आपको एक भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता, और आप जो हो अपने काम को लेके इतना बिजी हो, आप केसी फाइल कुछ करते ही नहीं, आप कुछ एक्शन लेते ही नहीं। 3 साल हो गए और 3 साल के बाद आप कोर्ट में जाते हो एक्शन लेने के लिए, तो कोर्ट आपको अलाउ नहीं करेगा। अगर आपके पास वैलिड रीजन है तो वो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, वो आपको अलाउ करे या ना करे। तो उस केस के अंदर आप अपना जो रेमेडी है वो नहीं ले सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि लिमिटेशन एक्ट ने एक टाइम पीरियड फिक्स कर रखा है, मतलब उस एक्सपायरेशन के बाद आप रेमेडी नहीं ले सकते। ओके, तो इसके थ्रू भी कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज हो जाता है। नाउ डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ से बोलते हैं या तो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया कोई भी एक, या वो प्रॉमिसर जिसने प्रॉमिस कर रहा है करने के लिए अपनी ऑब्लिगेशन, उसकी डेथ हो गई है, या तो वो इंसॉल्वेंट हो गया है। तो उस केस के अंदर भी आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद है डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया। इसमें जैसे कि हम दोनों पार्टीज की कोई ऑब्लिगेशन है, और जैसे इस टाइम और डेट प्लेस में मुझे कुछ डिलीवर करना है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट था कि मुझे इस प्लेस पे इतनी डेट को मेरे को यहाँ पे डिलीवर करना है इतने बजे, बट मैं वो चीज़ नहीं कर पाया, मैं अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पाया। तो उस केस के अंदर क्या होगा, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। इसके अंदर जो है जो प्रॉमिसी है वो क्लेम ले सकता है डैमेजेस के लिए, वो मेरे ऊपर फाइल सूट कर सकता है डैमेजेस के लिए, ठीक है, वो उसका राइट है। बट अगर मैंने पहले ही अपनी परफॉर्मेंस, मतलब मैंने मना ही कर दिया, मैंने डिनाई कर दिया, मैं अपनी परफॉर्मेंस नहीं करूंगा, कब? जो टाइम और डेट था ना डिलीवरी का, डिलीवर करने से पहले, पहले ही मैंने परफॉर्म करने से, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस से पहले ही मैंने डिनाई कर दिया कि मैं ये नहीं करने वाला, तो इसको हम कहते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो ये 2 केसेस है, इसके अंदर जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और जो पहला केस है इसके अंदर एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर आपके प्रोमिसी के पास राइट है, वो रेमेडी मेरे खिलाफ एक्शन ले सकता है, वो रेमेडी ले सकता है। बट एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसके पास राइट नहीं है, ये वो रेमेडी मेरे खिलाफ एक्शन फाइल नहीं कर सकता, मुझसे कोई रेमेडी नहीं ले सकता, ओके, कोई डैमेजेस नहीं ले सकता। ऊपर से मेरी जो ड्यूटी होगी वो भी डिस्चार्ज हो जाएगी एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय रिमिशन। रिमिशन का मतलब क्या होता है? द कैंसिलेशन ऑफ डेब्ट और चार्ज। तो गाइस इसके अंदर क्या होता है कि इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ए ने बी को बोला, ए ने बी को बोला कि भाई मेरे को ₹1,00,000 दे दो, मैं आपको 1 साल के अंदर अंदर दे दूंगा। बी ने एग्री करा, एक कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। जब ये कॉन्ट्रैक्ट में आए तो क्या हुआ कि ए की जॉब चली गई। तो उसके बाद इन्होंने क्या करा, ये म्यूचुअली बैठे, यही जो मैंने पिछले एग्जांपल दिए वही एग्जांपल है जो मैंने पहले एग्जांपल दिए इसी वीडियो में। तो क्या होता है कि वो एक सेटलमेंट पे आ जाते हैं, सेटलमेंट पे आ गए। जब वो सेटलमेंट में आ गए तो इसके अंदर बी ने क्या करा, बी ने अपना जो वेव कर लिया, और रिमिट कर दिया, क्या कर दिया, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो बीस एक्ट ऑफ रिमिशन डिस्चार्ज थी कॉन्ट्रैक्ट, बी के इस एक्ट ने जो है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसे डिस्चार्ज दिया। मतलब बी अग्री कर गया कि हाँ ठीक है मुझे 75,000 दे दो और हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या ने करा, बी का जो एक्ट था वो रिमिशन एक्ट था, मतलब जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज हो गया। उसने क्या करा, वेव कर लिया, रिमिट कर लिया, मतलब द कैंसिलेशन ऑफ डेब्ट और चार्ज, ठीक है। ये होता है discharge of a contract by remission. Now the next one is discharge by non provisioning of facilities. Discharge by non provisioning of facilities, इसके अंदर क्या होता है कि जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट तो करती है, बट एक पार्टी जो है उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करा पाती, उसमें वो लैक कर जाती है। लाइक ए ने बी को कहा कि तुम मेरा गैरेज ठीक कर देना, मेरे गैरेज में रेनोवेशन करनी है। तो ए बी ने क्या कहा, ठीक है ए मैं कर तो दूंगा, बट तुम्हें एटलीस्ट 6 आवर्स के लिए अपनी कार को बाहर निकाल के खड़ा रखना पड़ेगा, तभी मैं अंदर काम कर पाऊंगा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, ए क्या करता है, ए निकालता ही नहीं कार, आलसी होता है,
वैसा क्या कर ले, ठीक है। तो इस केस के अंदर बी जो है, बी के पास पूरा राइट है, वो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकता है, उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनती वहां पे काम करने की, वो छोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको जो है, जो मेन फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड नहीं करे। फैसिलिटी क्या थी? एम्प्टी गैराज, गैराज जो है वो खाली होना चाहिए, वो नहीं कराया, तो इस केस के अंदर उसकी ऑब्लिगेशन नहीं बनती, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू मर्जर ऑफ राइट्स। मर्जर ऑफ राइट्स, अब इसको समझते हैं, राइट्स कैसे मर्ज होते हैं। लाइक एग्जांपल लेते हैं, ए ने बी को अपना फ्लैट जो है रेंट पे दे दिया 2 साल के लिए। उसके 1 साल बाद बी ने बोला कि मैं तुम्हारा ये जो फ्लैट है ये परचेज करना चाहता हूँ। ए एग्री कर गया, इनके बीच में एग्रीमेंट हो गया। अब क्या हुआ कि बी जो है ऑनर बन गया उस प्रॉपर्टी का, उस फ्लैट का, ठीक है। और जो लीज थी 2 साल की। तो इसके अंदर क्या होगा कि जब ये दोनों राइट्स जो मर्ज कर गए, एक साइड तो उसके पास राइट है ऐसा वो लीज पे है, तो उसके पास वहां पे भी राइट है। अब वो उस प्रॉपर्टी का ऑनर भी, उस पर वो भी राइट है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो इंफीरियर राइट क्या हुआ, इंफीरियर राइट जो होगा, इंफीरियर राइट हमारा हो जाएगा जो हमारा लीज वाला है, और सुपीरियर राइट होगा कि हम ऑनर बन गए, वो सुपीरियर है। सुपीरियर राइट्स ऑनर के पास होते हैं, तो ऑनर बन गए, तो इससे क्या होगा, सुपीरियर जो इन्फीरियर को कट डाउन कर देगा। उससे क्या होगा कि लीज का जो एग्रीमेंट है वो डिस्चार्ज ऑटोमेटिक हो जाएगा ड्यू टू सेल ऑफ प्रॉपर्टी। सेल ऑफ, जो इन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली बी ने, उसकी वजह से जो हमारा लीज वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। तो यही है डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द मर्जर ऑफ राइट्स। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।